मार्च 2026 इंडियन स्टॉक मार्केट में अचानक एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इस फाइनेंशियल तूफान के पीछे की वजह आखिर थीं क्या। सबसे पहले ये एक नंबर देखिए, -22.40 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो जबरदस्त झटका है जिसने लाखों इन्वेस्टर्स को हिलाकर रख दिया। पर ये आंकड़ा है किस चीज का? ये वो पैसा है जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद से इंडियन मार्केट से इन्वेस्टर्स का समझ लीजिए स्वाहा हो गया। और इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर हुआ क्या, इतना पैसा बाजार से गया कहाँ। तो चलिए सबसे पहले दलाल स्ट्रीट चलते हैं और देखते हैं कि वहां कैसा तूफान मचा था। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये गिरावट ऐसी थी जिसने किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा। जो बिकवाली का प्रेशर था ना, वो लगभग हर जगह महसूस किया गया। निफ्टी बैंक में तो 9% की भारी गिरावट आई, मतलब बैंकिंग सेक्टर सबसे बुरी तरह से पिटा। और तो और निफ्टी 50 भी 6% नीचे था, जिससे पता चलता है कि यह गिरावट कितनी फैली हुई थी और कितनी गहरी थी। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों लगातार 5 हफ्तों तक गिरते रहे। सोचिए, अगस्त 2025 के बाद से ये सबसे लंबा गिरावट का दौर था। इसने मार्केट में एक गहरी निराशा और अनिश्चितता का माहौल बना दिया। तो सवाल उठता है कि इस संकट की चिंगारी आखिर लगी कहां से? जवाब छिपा है एक बाहरी झटके में। वेस्ट एशिया में अचानक शुरू हुआ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। घटनाएं बहुत तेजी से घटी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। इसके तुरंत बाद मार्च की शुरुआत में ईरान ने भी बदला लिया और खाड़ी में अमेरिकी और इजरायली बेस पर हमले किए। और मार्च के अंत तक तो हालात और भी खराब हो गए, जब अमेरिका ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। बस इसी बात ने मार्केट में डर को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस लड़ाई का सबसे सीधा असर पड़ा तेल की कीमतों पर। कच्चा तेल, जो लड़ाई से पहले करीब $82 प्रति बैरल था, वो रातों रात $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। अब देखते हैं कि तेल की कीमतों में इस जबरदस्त उछाल ने हमारी अपनी यानी इंडियन इकोनॉमी पर कैसा असर डाला और इसके नतीजे क्या निकले। इसका पहला और सबसे बड़ा असर पड़ा हमारे रुपये पर। इंडियन रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.96 के अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। इसने इंपोर्टर्स और पूरी इकोनॉमी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। अच्छा, अगला पॉइंट समझने के लिए पहले इंडिया विक्स को समझना जरूरी है। इसे अक्सर मार्केट का फियर गेज यानी डर का मीटर भी कहते हैं। ये बेसिकली ये बताता है कि मार्केट में आने वाले समय में कितनी उथल पुथल हो सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो जब विक्स ऊपर जाता है तो समझिए मार्केट में घबराहट बढ़ रही है। और हुआ भी बिल्कुल यही। VIX एक ही दिन में 15% उछल गया और ये 16 के लेवल को पार करते हुए पिछले 9 महीनों के हाई पर पहुंच गया। ये एक साफ साफ सिग्नल था कि इन्वेस्टर्स मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो असली बात यह है कि डर में ये जो उछाल आया वो इस गहरी चिंता को दिखा रहा था कि तेल की ये बढ़ी हुई कीमतें भारत में महंगाई को बेकाबू कर देंगी और साथ ही ये देश के करंट अकाउंट डेफिसिट को यानी हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के गैप को और बढ़ा देंगी। और ये भारत की आर्थिक सेहत के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी। चलिए अब अपना फोकस इस बात पर लाते हैं कि इस बढ़ती अनिश्चितता और डर के माहौल पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने सिर्फ मार्च के महीने में इंडियन इक्विटीज से 1.14 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। ये एक महीने में अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली थी, जो उनके गिरते हुए कॉन्फिडेंस को साफ दिखा रहा था। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प चीज हुई। एक तरफ तो FIIs रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां, उन्होंने 1.28 लाख करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी की। एक तरह से उन्होंने इस सेलिंग प्रेशर को सोख लिया और मार्केट को और भी बड़ी गिरावट से बचा लिया। अब इस पूरे संकट को थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। क्या यह सिर्फ भारत की कहानी थी या फिर ये किसी ज्यादा बड़ी ग्लोबल गड़बड़ी का एक हिस्सा था? इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की ये चेतावनी सिचुएशन की गंभीरता को बताती है। इसमें साफ साफ कहा गया कि इसके मैक्रो इकोनॉमिक नतीजे 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बुरे हो सकते हैं। सोचिए ये कितनी सीरियस वार्निंग थी।
एनालिस्ट को नए तरह के सिस्टेमिक रिस्क्स का डर था, जैसे कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कर्ज लेकर किया गया इन्वेस्टमेंट, ऐसे टेक बिजनेस मॉडल जो सिर्फ उम्मीदों पर टिके थे, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का सेफ हेवन के तौर पर सोना जमा करना, और बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये सारे फैक्टर्स मिलकर 2008 के संकट से भी बड़ा कोई खतरा पैदा कर सकते थे। तो सवाल ये उठता है कि जब जियोपॉलिटिक्स, नई टेक्नोलॉजी और पुराने डर ये सब एक साथ टकराते हैं, तो मार्केट में आया ये तूफान क्या सिर्फ एक वक्ती झटका है, या ये आने वाले किसी और बड़े भूचाल की चेतावनी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें न सिर्फ मार्केट के बारे में, बल्कि हमारे आने वाले कल की स्थिरता के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।